कि ये लड़ाई सिर्फ विद्यार्थियों का लड़ाई नहीं है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये लड़ाई एक विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दरअसल इस देश में देश के जवानों, किसानों और इस देश के आम आवाम के हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई है। याद कीजिए, जब सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि यह सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन नहीं है। और आज जब किसानों का आंदोलन हो रहा है तब भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यह सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के आम और आवाम के हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो इसके पीछे एक तर्क है, इसके पीछे एक दावा है कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं। मैं पहली शुरुआत करना चाहता हूं अपनी यूनिवर्सिटी से। हमारी यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हम क्या मांग रहे थे? हम कह रहे थे कि शिक्षा खरीदने बेचने की चीज नहीं है। शिक्षा इस देश में पैदा होने वाले हर इंसान का बुनियादी अधिकार है। हम कह रहे थे कि आपको जितनी परीक्षा लेनी है ले लीजिए, आपकी इच्छा हो तो अग्नि परीक्षा ले लीजिए, लेकिन अगर हमारे भीतर काबिलियत है तो हमको पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। और ये हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा बुनियादी अधिकार है, इसको हम आपसे मांग रहे हैं और इसको हम लेकर के रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि शिक्षा सस्ती अच्छी क्यों होनी चाहिए? जिसके पास पैसा है वो पढ़े, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़े। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा ही होता कि जिसके पास पैसा है वही पढ़ सकता है, तो क्या इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश का संविधान लिख पाते? आप सोच करके हमको बताइए कि इस देश के जो नागरिक हैं, वो नागरिक कलम से लेकर किताब तक, नमक से लेकर के गेहूं तक, जूता से लेकर छाता तक, रोड पे चलते हो या हवाई जहाज में उड़ते हो, सरकार को टैक्स देते हैं। हम सरकार को टैक्स देते हैं नहीं देते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ अरबपति खरबपति लोग ही टैक्स देता है, हम लोग भी टैक्स देते हैं। जब मोबाइल खरीदते होंगे तो मोबाइल के दाम के नीचे लिखा रहता है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, हिंदी में लिखा रहता है सभी कर सहित। तो हम अपने खरीद में जो भी सामान हम खरीदते हैं हम सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार को हम टैक्स क्यों देते हैं? सरकार को हम टैक्स इसलिए देते हैं कि सरकार हमको सुरक्षा दे सके। क्या सिपाही जी, सरकार वेतन देती है ना, बाप के घर से नहीं देती है ना, हमारा टैक्स के पैसा से देती है ना। किसके टैक्स के पैसा से जो है सुरक्षा कर्मियों को वेतन मिलता है? हमारे टैक्स के पैसे से मिलता है। तो सरकार हमको सुरक्षा दे सके, दूसरा सरकार हमको शिक्षा दे सके, तीसरा सरकार हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सके, चौथा सरकार हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए हम सरकार को टैक्स देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? सरकार अगर हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करे, सरकार अगर हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करे, सरकार अगर हमारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करे, तो सरकार को टैक्स हम क्यों दें? ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए ना। सरकार को हम टैक्स क्यों देते हैं? ताकि सरकार हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सरकार हमसे टैक्स लेकर के हमारी बुनियादी जरूरतों का पूरा कर पाती है? क्या हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं है? तो सरकार का विरोध करना देशद्रोह कब से हो गया? प्रधानमंत्री देश है, भाजपा देश है, सरकार देश है। क्या नरेंद्र मोदी से पहले इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना था? क्या भाजपा से पहले इस देश में किसी की सरकार नहीं बनी थी? तो सरकार का विरोध करना कब से देशद्रोह हो गया है? ये एक साजिश है। क्या साजिश है वो आप समझ लीजिए।
गांव में अगर किसी विधवा की जमीन कब्जा करना हो तो पहले उस विधवा को बदचलन साबित किया जाता है, पहले उस विधवा को डायन साबित किया जाता है। फिर जब उस विधवा की जमीन कब्जा कर ली जाती है तो उस विधवा की बात न थाने में सुनी जाती है, न मुखिया सुनता है, न सरपंच सुनता है, न एमएलए सुनता है, न मंत्री सुनता है, और उस विधवा की जमीन कब्जा कर ली जाती है। आपको नहीं लगता है कि जेएनयू के विद्यार्थियों के साथ यही बर्ताव किया गया? ये बोल करके कि जेएनयू के विद्यार्थी देश को तोड़ना चाहते हैं। क्या भाई, कुरकुरे का पैकेट है? देश हमारा कुरकुरे का पैकेट है कि हलवा है कि चम्मच लेंगे उठा करके खा लेंगे? जो तरीका इन्होंने जेएनयू के साथ अपनाया था वही तरीका उन्होंने इस देश के भीतर जो सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे उनके साथ अपनाया कि नहीं अपनाया? उनको देशद्रोही बोला कि नहीं बोला? उनको आतंकवादी बोला कि नहीं बोला? और वही तरीका ये आज देश के किसानों के साथ अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं? तो हमारी बारी आई थी, तुम्हारी बारी आई, और पुलिस वाले याद रखिएगा आपकी भी बारी आएगी। डंडा चलाते हैं आप हमारे ऊपर, याद रखिएगा ये सरकार जब आपका पेंशन बंद कर देगा ना तब आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। ये याद रखिएगा, ये ऐसे लोग हैं जो इस देश के आम आवाम को आपस में लड़ा करके इस देश को बेचना चाहते हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। इस देश के एक एक इंच जमीन को अपने मालिकों के हाथ में गिरवी रख देना चाहते हैं भाजपाई लोग। हमको इंतजार है इस बात का सर, हम आपको बता रहे हैं। अभी पंजाब हरियाणा का लोग हमको मैसेज करके बोलता है कि सर गलती हो गया। भाजपाई रोते रोते मेरे पास आएगा, कहेगा सर गलती हो गया, आपका बात नहीं समझने से। हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का, आपको हम बता देते हैं। हमको मोदी जी से कोई दुश्मनी है क्या? हमको इतना फुर्सत है? माए बाप इसीलिए हमको पढ़ाया लिखाया, माए बाप हमको इसीलिए पीएचडी कराया कि हम प्रधानमंत्री से दुश्मनी पालते चले? हमको इतना फुर्सत है कि हम अमित शाह से इतना दुश्मनी करें? अमित शाह के बेटा को देखे हैं कैसा लगता है? मेढक मत बोलिए। किसी भी इंसान के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कभी उसको कोई मेढक कह देता है, कभी सुअर बोल देता है। एक बात हमको बताइए, अरे हमारे पिताजी गृह मंत्री थोड़ी हैं कि हम बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएंगे। जय शाह के पापा देश के गृह मंत्री हैं तो वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हम तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे, नेतागिरी करने का फुर्सत है हमको? प्रधानमंत्री जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। दिक्कत यह है कि हम आपके टैक्स के पैसे से इस बात को पढ़ लिख करके समझ गए कि ये आदमी देश का चौकीदार नहीं है, ये अंबानी का दरबार है। इस बात को हम समझ गए कि ये जब भी कहता है देश नहीं झुकने दूंगा, हम समझ जाते हैं कि देश को बेचने का नया तैयारी शुरू कर दिया। एक बात हमको सोच करके बताइए, कहते हैं कि किसानों की भलाई के लिए कानून लाए हैं। आए बाप, कैसा भलाई है कि किसान कह रहा है नहीं बाबूजी हमको ही भलाई नहीं चाहिए, माए बाप अपना भलाई अपने पास रख लीजिए। आई जबरदस्ती कर रहे हैं, हम आपका भलाई करवे करेंगे। थोड़ा मामला समझ लीजिए कि क्या है। कहते हैं कि विपक्ष का नेता लोग भड़का दिया किसान को। भारी बुड़वक आदमी है जी। विपक्ष का नेता अगर जनता को भड़का सकता है तो बोलिए आपका वोट लेकर के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं? विपक्ष के नेता का बात कौन सुनता है? बात तो लोग मोदी जी का सुनता है। कभी मन का करते हैं, कभी दिल का करते हैं, कभी आसमान का, कभी पताल का। देश को प्रधानमंत्री को सुनता है। और चापलूसी करते करते कोई पत्रकार इतना दूर निकल जाता है कि देश का सबसे लोकप्रिय नेता नहीं बोलता है, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बोलता है। अरे ठीक है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जब इस देश के प्रधानमंत्री हो
तो वो अगर एक बात आकर के बोलेंगे और नहीं बोलेंगे तो रो देंगे, जनता तुरंत उनकी बात को समझ जाएगी। एक सवाल जो वो बोल रहे हैं बार बार कि किसान नहीं समझ रहे हैं, तो आप समझा दीजिए। आप अपने कृषि मंत्री को नहीं समझा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के किसान नहीं समझ रहे हैं। जब कोई भाजपाई आपको पान के दुकान पर मिले और आपको कहे कि कृषि कानून बहुत अच्छा है, तो कहिए हाँ, अफसोस इस बात का है कि आपका कृषि मंत्री नहीं समझ पाई थी। याद है कि नहीं है? कृषि मंत्री इस्तीफा दे चुकी है। जब यह कृषि कानून आया तो इसके विरोध में वो एनडीए की कृषि मंत्री थी, कांग्रेस की कृषि मंत्री नहीं थी, वो इस्तीफा दे दी है। याद है कि नहीं है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं हुआ है ना, तो याद कर लीजिए। हम लोग देश के किसानों को नहीं भड़का रहे हैं सिपाही जी, बराबर? आप भी सुन लीजिए। देश के कृषि मंत्री ने कृषि कानून के विरोध में इस्तीफा दे दिया। बोलिए क्यों? क्या उनको भी समझ में नहीं आया? कानून जब लिख रहे थे तो कृषि मंत्री को कान में घुट्टी ठीक से नहीं पिलाए थे? क्यों इस्तीफा दे दिए? दूसरा बात जो बहुत जरूरी है, ये कहते हैं कि ये कानून हम इसलिए ला रहे हैं ताकि किसानों की भलाई हो, उनकी आमदनी दुगुनी हो। तो उस संबंध में मैं एक बात आपको बता देता हूँ। बिहार में 2006 में मंडी समाप्त कर दिया गया। क्या बोल करके? कि मंडी समाप्त कर देंगे तो किसानों का भलाई हो जाए। आप लोग किसान हैं ना? 2006 में मंडी समाप्त हो गया, आपका भलाई हुआ। इसका मतलब यह जो सरकार कह रही है कि मंडी समाप्त कर देने से किसानों की भलाई हो जाएगी, तो आपको लगता है कि भलाई होगी? तो फिर कानून लाया क्यों गया है? ये तो समझना पड़ेगा ना। आखिर आनन फानन में ये 3 कृषि कानून इस देश में क्यों लाए गए हैं, इसका कुछ कारण हम लोगों को समझना पड़ेगा। पहला बात तो ये, जो दुकान के बाहर बड़का बड़का बोर्ड लगा होता है, सेल सेल सेल, तो बुतरू लेकर के जो बच्चा लेकर के जो माए बाप जाते हैं बाजार, तो सेल लिखा हुआ दुकान में सबसे पहले घुस जाते हैं। तो वहां देखिएगा लिखा रहेगा 50% फ्री, अप टू 50%। अप टू 50% का मतलब क्या होता है? 50% तक। अब बड़का बड़का जो है ऐड आता है अखबार में कि 30,000 में ही मोटरसाइकिल मिलेगा, हर एक माल 10 रुपया। 30,000 में मोटरसाइकिल मिलेगा और स्टार लगा करके अखबार के कोना में तनी तनी को अक्षर में एकदम माखी मुंडी जैसा लिखा रहता है, शर्तें लागू। कभी आप सोचे हैं कि ये 3 कानून एक साथ क्यों लाया गया है? अरे किसानों की भलाई करनी थी तो एक ही को कानून ला करके एकदम भरपेट भलाई कर देते किसान का। ये 3 कानून साथ में क्यों लाया गया है? असल खेल यहीं पे है। पहला कानून में ये कह रहे हैं कि मंडी समाप्त कर देंगे। दूसरा कानून में कह रहे हैं कि किसानों के खेत को ठेका पे दे देंगे। और तीसरा कानून में ये कह रहे हैं कि अब एसेंशियल कमोडिटी मतलब आवश्यक वस्तुओं की भी काला बाजारी जायज होगी। समझे? अब समझ लीजिए खेला। पहला में कह रहे हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी, मतलब एमएसपी की गारंटी करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए, वहां समेट करके पार्लियामेंट में बोले एमएसपी था, है और रहेगा। हे गुरुदेव, लिख दीजिए 1 लाइन कानून में, क्या दिक्कत है? 1 लाइन कानून में लिख देने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि एमएसपी था, है और रहेगा। क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहीं पे खेल है। खेल ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं है। जूता के दुकान में जब आप जाते हैं तो आप जूता का दाम तय करते हैं कि दुकानदार तय करता है? बोले कौन तय करता है? किसान अपने फसल का दाम तय कर सकता है? क्यों? टमाटर आप अपने खेत से तोड़ लीजिएगा। हम फैशनेबल के सामने हैं गुरु, हम किस खेती किसानी देखे हैं। टमाटर आप अपने खेत से तोड़ लीजिएगा, बाजार लेकर के जाइएगा,
बाजार में जो आपको कीमत मिलेगा उसी कीमत पे आप बेच करके लाइएगा। आपके पास कोई उपाय है? टमाटर को कितना दिन आप घर में रख सकते हैं? टमाटर जो है काला धन तो नहीं है कि उसको गद्दा के नीचे रख देंगे 4-5 साल के लिए, नहीं रख सकते हैं ना। तो टमाटर का दाम हम नहीं तय करेंगे। टमाटर का दाम कौन तय करेगा? खरीदने वाला तय करेगा। इसीलिए सरकार ने एक कानून बनाया था जिसके बारे में पूर्व कृषि मंत्री आपको बता रहे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया कि जिसको खरीदना है खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे खरीद नहीं होगी। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि BSNL अगर रहेगा ना तो जियो जबरदस्ती धनाधन नहीं कर पाएगा। ये समझ लीजिए। अगर सरकारी स्कूल रहेगा तो जबरदस्ती प्राइवेट स्कूल आपके कॉलर को पकड़ करके आपके बेटा से टाई का दाम नहीं वसूल पाएगा। अगर सरकारी रेलवे रहेगा तो जबरदस्ती बस वाला आपके साथ रंगबाजी नहीं कर पाएगा। इस बात को समझिए कि सरकारी चीज का होना क्यों जरूरी होता है। सरकारी चीज का होना इसलिए जरूरी होता है कि सरकारी चीज के दाम के अनुपात में ही प्राइवेट वालों को अपना दाम रखना पड़ता है। अरे जिसके पास पैसा है वो तो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करा सकता है। जिसके पास पैसा है वो तो किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। और जिसके पास पैसा है वो अपने घर पे ही चाहे तो जियो का टावर लगवा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? स्विमिंग पूल अगर हमको पैसा होगा तो हम घर में स्विमिंग पूल बनवा लेंगे। लेकिन आप अगर नदी बेच दीजिएगा और कल को अगर हम भैंस धोने के लिए जाएंगे तो सिपाही जो वहां डंडा लेके खड़ा हो जाएंगे कि पहले टैक्स दो तब भैंस धोने देंगे। इस बात को आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। मामला यह है कि BSNL जब बिक गया, BSNL जब आज नहीं है तो जियो को आज मन है तो 500 रुपया ले रहा है और कल मन होगा तो 5000 रुपया लेगा। आप क्या कर लीजिएगा? इस बात को आप समझिए कि MSP यदि समाप्त हो जाएगी तो कल को अगर वो आपसे 5 रुपये किलो ले लेगा धान तो आप क्या कर लीजिएगा? तो किसानों को उनके फसल की सुरक्षा के लिए MSP की व्यवस्था की गई। और वो भी MSP ऐसा नहीं है कि हर चीज पे MSP मिलता है। केला पे MSP मिलता है क्या? टमाटर पे MSP मिलता है क्या? गोभी पे MSP मिलता है क्या? सरसों पे MSP मिलता है क्या? मात्र 27 फसलों के ऊपर MSP मिलता है। और उसकी भी खरीद का अगर आप हिसाब किताब देखिएगा तो मध्य प्रदेश में इस बार 1,30,00,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। बताइए बिहार में कितना हुआ है? अंदाजा लगाइए। पत्रकार लोग बताइए, ज्ञानी लोग हैं आप लोग, बताइए कितना हुआ है? 5,000 मीट्रिक टन। कितना? 5,000 का है। हमारा गेहूं गोबर है क्या? हमारे गेहूं से आटा नहीं बनेगा? हमारे गेहूं से रोटी नहीं फूलेगा? हमारे गेहूं से बिस्कुट नहीं तैयार होगा? क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारे राज्य में MSP की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान कह रहे हैं कि आप हमको भी बिहार के किसानों जैसा बना देना चाहते हैं। यह बात तो सच है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर कहीं के किसानों की है तो वो बिहार के किसानों की है। अपना गेहूं काट लेते हैं तब पंजाब का धान काटने के लिए जाते हैं, या पंजाब का धान काट लेते हैं तब अपना धान काटने के लिए आते हैं। यही सब चाहिए ना। और जो दूसरा कानून है, ये तो पहला MSP वाली बात हो गई और कोई झंझट नहीं है। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि MSP था, है और रहेगा तो एक लाइन लगेगा, ज्यादा इंक भी खर्च नहीं होगा। एक लाइन लिखने में कितना देर लगेगा? एक लाइन लिख दें कि MSP से कम पे किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी। अगर खरीद होगी तो यह आपराधिक होगा और जो लोग ये काम करेंगे उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इसको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? सरकार क्यों नहीं लिख रही है? सरकार अगर लिखेगी ना तो मार जूता जूता इनका मुंह फुला देगा। कौन 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 मुंह फुलाएगा?
और ये जो दिन रात भजन होता है मोदी मोदी, ये भजन बंद हो जाएगा। क्या उस चैनल का मालिक कौन है? उस चैनल का मालिक कौन है? तो सरकार जिसकी करती है दरबानी उसी का है चैनल, और जिसका है चैनल वही आज आने वाले समय में क्या खरीदना चाहता है? आपका खेत, आपका फसल, आपकी किसानी, आपकी खेती, और आपको क्या बनाना चाहता है? आपके ही खेत पर गुलाम। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? एतवार को कानून पास हुआ है। क्या सर? एतवार को कानून पास हुआ है, और जिस दिन कानून पास हुआ है उससे 2 दिन के बाद रिलायंस रिटेल में 50,000 करोड़ का अपना शेयर बेचा है। कितना? क्या को सुनना होगा? 50,000 करोड़ का क्या को सुनना होगा? गिनती कर लीजिएगा। 50,000 करोड़ का शेयर बिका है। किसका? रिलायंस रिटेल का। पूर्णिया में एको रिलायंस रिटेल का दुकान देखे हैं? एगो एडवांस जिला है तमाम। 2 गो लोग कितना है यहाँ पे? 3 गो। अब कितना शेयर बिका है? 50,000 करोड़। और कितना फल का दुकानदार है? फल का क्या गो रेडी लगता है पूर्णिया में? गिने हैं? है गिनती? क्या गो आलू का दुकान है गिनती? क्या जगह गेहूं मिलता है? गल्ला का दुकान है गिनती? तो आप गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और चोरवा अमीर से अमीर होते जा रहा है, और ये हमको समझ में नहीं आए। इसीलिए शाम को टीवी पे बैठ करके एगो टोपी पहन लेगा, एगो तिलक लगा लेगा, मार तलवार निकालेगा टीवी पे, नकली बॉक्सिंग करेगा वहां पे। एक तरफ देश की लूट, देश के किसानों की लूट, देश के मजदूरों की लूट, देश के यूनिवर्सिटीज की लूट, देश के रेलवे की लूट, देश के LIC की लूट, देश के BSNL की लूट। एक तरफ देश की संपत्ति लूटी जा रही है और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है? हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद टीका टोपी दाढ़ी। बताइए, इस देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। और संकट सिर्फ ये नहीं है, ये तो सस्ता फोटोकॉपी है। ये जो पार्लियामेंट में बैठा है, कभी रोता है कभी हंसता है, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह रुदल का डांस चल रहा हो। ये तो सस्ता फोटोकॉपी है। असल चुनौती इस देश के सामने ये है कि एक तरफ अमेरिका चाहता है इस देश के बाजार को कब्जा कर लेना, दूसरी तरफ चाइना चाहता है इस देश के बाजार को कब्जा कर लेना। आप बताइए, 135 करोड़ का यह देश, जहां महात्मा गांधी, फणीश्वरनाथ रेणु, नक्षत्र मालाकार, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग पैदा हुए, यह महान धरती है भारत भूमि जो अपनी आजादी को सेलिब्रेट करता है। एक तरफ उस देश के 135 करोड़ लोग हैं, उनकी आजादी का सवाल है, दूसरी तरफ ये लुटेरे और बेईमान है इस देश को कब्जा कर लेना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लड़ाई सीधे तौर पर देश बचाने वालों और देश बेचने वालों के बीच में है। आप क्या कर लीजिए कि आप किसके साथ खड़े हैं? बोलिए, बचाने वाले के साथ है कि बेचने वाले के साथ है? ये लड़ाई किसानों और बेईमानों के बीच है। ये लड़ाई हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर के बीच में है। ये लड़ाई आप सीधे तौर पे समझ लीजिए कि एक तरफ वो लोग हैं जो 1947 में हमको आजादी मिली है, जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, उस संविधान को बचाने वाले लोग हैं। दूसरे लोग वो हैं जो अंबानी और अडानी के दरवाजे पे आज तरबानी करने के लिए तैयार हैं। आज इस लड़ाई में हर एक इंसान को अपनी पहचान को छोड़ करके एक भारतीय होने के तौर पे इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए, उसको अपना समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हम छोटी छोटी चीजों के लिए मुहताज हो जाएंगे। दूसरा कानून क्या है? दूसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। क्या कहता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहता है कि जितना मन करे उतना काला बाजारी कर लो। एक बात बताइए, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जब प्याज की पैदावार होती है, जब केला का पैदावार होता है, जब आम का पैदावार होता है, जब गेहूं की पैदावार, जब धान की, मकई की, मखाना की पैदावार होती है, तो जिसके पास पूंजी होगा तो इलाके का सारा मखाना, सारा गेहूं खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है? तो पहले कानून ये था कि एक लिमिट के बाद आप किसी भी आवश्यक वस्तु का भंडारण नहीं कर सकते हैं। अगर आप भंडारण कीजिएगा तो दरोगा को जो पावर है को जाकर के उसके ऊपर छापा मार सकता है।
इसीलिए आप सुनते होंगे जब प्याज 80 रुपए किलो हो जाता था तो प्याज के गोदाम पे छापा पड़ता था कि नहीं पड़ता था, और फिर प्याज का दाम घट करके 40 से 20 रुपए पहुंच जाता था। आज के डेट में इन्होंने काला बाजारी को कानूनी अमली जामा पहना दिया है। ये पूरा का पूरा लड़ाई, इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये इस देश के आम और आवाम की थाली में रोटी नमक प्याज दाल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये उसकी लड़ाई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसीलिए इस लड़ाई को सिर्फ फार्मर के तौर पे नहीं बल्कि इस देश में सिटीजन के तौर पे, कंज्यूमर के तौर पे हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। बोलिए इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं। ठेकेदारी का जो ये कानून ये लेकर के आए हैं, 3 कानून है, याद रखिएगा। एक मंडी समाप्त करने का कानून, दूसरा किसानों के खेत को ठेका प्रथा पे देने का कानून, और तीसरा जो आवश्यक वस्तु है उसके काला बाजारी को बचाने का, ये 3 कानून है। तो ठेकेदारी का जो कानून है उसके संबंध में मैं एक बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। ये बिहार की धरती है, और इस बिहार की धरती पर जब महात्मा गांधी आए थे नील की खेती का विरोध करने के लिए, तो नील की खेती का विरोध किसान क्यों कर रहे थे? किसान नील की खेती का विरोध इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेज ही नील खरीदते थे। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, अब तो प्रचार भी नहीं आता है। नील की खेती में जो नील पैदा होता था उसको अंग्रेज खरीदते थे। अब आप मुझे बताइए कि हम अपने खेत में नील उगा लिए हैं और अंग्रेज अफसर कहेगा कि हम तुमको 1 रुपया देंगे, तो हम उस नील का क्या करेंगे? नील खा सकते हैं क्या? नील खा तो नहीं सकते हैं, तो हमको मजबूरी में 1 रुपया में ही अंग्रेज को बेचना पड़ेगा। कुछ सालों के बाद किसानों को यह एहसास हुआ कि ये अंग्रेज हमसे जबरदस्ती नील का खेती कराते हैं और ये नील हम इनके पास ही बेचने के लिए मजबूर हैं, और इस मजबूरी का फायदा उठा करके ये हमारा शोषण करते हैं। तो चंपारण के इलाकों में किसानों ने यह तय किया कि हम नील की खेती अपने खेत पे करना बंद कर देंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुमको नील की खेती अपने खेत पे करनी ही होगी। किसानों ने कहा कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। नील अगर तुम नहीं लेते हो तो हम और किसी के पास बेच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर अपने खेत पे हम धान उगाएंगे तो तुम अगर हमारा धान नहीं लोगे तो हम चूड़ा कूट करके खा लेंगे, हम चावल बना करके खा लेंगे। ये फर्क आप समझिए। यह जो ठेकेदारी का कानून है, जिस कंपनी के साथ आप करार कीजिएगा, मान लीजिए आप खस की खेती शुरू करते हैं, आप पिपरमेंट की खेती शुरू करते हैं, आप स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करते हैं, तो वो कंपनी ये बता करके कि आपका प्रोडक्ट जो है वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, आपका प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है और आपका सामान नहीं लेगा, तो आप बोलिए आप किसके पास बेचने के लिए जाएंगे? तो मजबूरी में कम दाम पे आपको उसी कंपनी को अपना सामान आपको बेचना पड़ेगा। उस नील की खेती के खिलाफ, उस ठेकेदारी के खिलाफ गांधी जी ने अलख जगाया था, और उस आंदोलन का नतीजा देखिए कि 47 आते आते अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। यह बात मैं आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए आया हूं कि यह बिहार की धरती है। जितना दिल्ली में हंगामा होना है हो जाने दीजिए। जब तक आंदोलन की अलग पूर्णिया और पटना से नहीं होगी तब तक मोदी का कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर इस लुटेरी सरकार को आप बदलना चाहते हैं तो आंदोलन की आगाज उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों से और बिहार की धरती से हमको करना पड़ेगा, तभी हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। किसानों और मजदूरों के हक और अधिकार के लिए जय जवान जय किसान और जय संविधान के संकल्प को पूरा करने के लिए इस लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बोलिए इस लड़ाई में, इस संकल्प में आप लोग एकजुट होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? पक्का है ना? तो अभी इस मंच से हमारे आयोजक साथियों ने यह घोषणा की है कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, मना लीजिएगा। क्या वैलेंटाइन डे के विरोधी नहीं है हम लोग, दीजिए गुलाब फूल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुलाब भी बाबू खेते में होता है।
और भगत सिंह की जो आर्मी थी जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक कोडवर्ड हुआ करता था। क्या था कोडवर्ड? गेहूं और गुलाब। कोडवर्ड क्या था? गेहूं और गुलाब। आज वही समय आया है। 14 तारीख को गुलाब दीजिए, लेकिन गेहूं बचाने के लिए पुलवामा शहीदों के याद में कैंडल मार्च निकालिए और 18 तारीख को जो किसानों का आह्वान है उस आह्वान के साथ खड़े होइए। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार का गुरूर कितना भी क्यों ना हो, जब जनता सड़क पे उतरती है तो गुरूर भी टूट करके गिरता है। इस सरकार का गुरूर भी तोड़ेंगे और बिहार में, देश में किसानों और जवानों के संकल्प के साथ जय जवान जय किसान और जय संविधान के नारे के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम आयोजकों का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। 18 को रेल का चक्का जाम करना है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरे देश में। अब बहुत बहुत धन्यवाद कि जिले के कोने कोने से आप लोग आए और इस मैदान में स्थिरतापूर्वक अपने नेताओं के भाषण सुने, विचार सुने। अब सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है। अरे भाई, हमारे कृष्ण कन्हैया जी, हम भी एक गरीब का बच्चा आए थे अमोर से, हम भी 2-4 बात कम से कम इस मजलिस